अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। ज़रताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपसे गुफ्तगू करेंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है और तालिबान का जो कंट्रोल है वो दिन गुजरने के साथ साथ अफ़गानिस्तान के इलाक़ों में बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के बदलते हालात पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास था, पाकिस्तान की दरख्वास्त के बावजूद हमें उसमें नहीं बुलाया गया, उसमें हम शिरकत नहीं कर सके हैं। जो मारूज़ी हालात हैं अफ़गानिस्तान के, फिर पाकिस्तान का जो किरदार है, इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। सियासी महाज को देखा जाए तो नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त है, वीज़ा दरख्वास्त, जो बरतानी वज़ारत दाखिला की जानिब से मुस्तरद की गई है, उसको लेकर ख़ासी बहस हो रही है। क्या ये हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की विक्ट्री है, ये उनकी काविशों की बदौलत हुआ, या फिर वो जो एक उज़र है बीमारी का वो वैलिड नहीं था? इससे मुतालिक भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नून लीग कहती है कि अब की बार शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। इससे अब क्या मुराद ली जाए? ये तमाम मामलात हैं। ज़रताज साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, जो नवाज़ शरीफ साहब की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है मज़ीद वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, ज़ाहिर है ये अब सिलसिला तो मुफस्सल है, लेकिन अब तक ये क्या कोई सिंबॉलिक विक्ट्री है मौजूदा हुकूमत के लिए, या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये PTI है, उसके मौक़िफ़ की कहीं तायद हो रही है कि वो वाकई बीमार नहीं हैं और इसी उज़र पे उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद हो जाती है? देखें, जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है वो एक तो दुरुस्त है कि उनकी जो बीमारी की कैफियत है या बीमारी की वजह से वो एक्सटेंशन चाहते थे क़याम में, तो मेरा ख़्याल है होम ऑफिस ने उनकी ये बात तस्लीम नहीं की। लेकिन एक वजह और भी है कि उनका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर चुकी है हुकूमत। तो ज़ाहिर बात है कि अगर उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वहाँ की हुकूमत, वहाँ का होम डिपार्टमेंट, उनका वीज़ा सेक्शन जो है किस डॉक्यूमेंट पे उनको वीज़ा लगाए और उनको अलाउ करे कि जी ठीक है आप 6 महीने मज़ीद या साल 2 साल यहाँ रह सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ऑप्शन अब भी नवाज शरीफ के लिए खुले हैं कि वो अपील में जाएंगे ट्रिब्यूनल के सामने, फिर उससे ऊपर एक अपील होगी, फिर आखिर में अदालत हाई कोर्ट में अपील होगी, और अगर खुदा न खास्ता हर जगह पे उनकी अपीलें खारिज हो जाती हैं तो फिर उनके लिए पनाह के असाइलम की दरख्वास्त के लिए भी होगा। अभी फौरी तौर पर वो वहाँ से डिपोर्ट तो नहीं हो रहे, डिपोर्ट होते नज़र नहीं आ रहे। टेक्निकली तो सूरत हाल ये है, लेकिन पॉलिटिकली अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, जो अभी तक हमें बताया नहीं गया हुकूमत की तरफ से कि जी ये फ़ैसला जो होम डिपार्टमेंट का है ये पॉलिटिकल है या टेक्निकल है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बुनियाद पर है या इसके पीछे कोई प्रेशर है, ये तो हमें नहीं बताया गया। लेकिन हम ये ज़रताज गुल साहिबा से पूछेंगे कि इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे वज़राए कराम जो कुछ कह रहे हैं, क्या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है कि उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है, या खालिसतन टेक्निकल बुनियादों पर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है? ज़रताज गुल साहिबा। थैंक यू इरशाद आरिफ साहब। पहले तो चलें, ये टेक्निकलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की है ब्रिटिश एम्बेसी के साथ, हाई कमिश्नर के साथ, और वक्तन फ़वक्तन जो हमारे वो हैं शहजाद अकबर साहब, वो अपडेट भी करते रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इन कांटेक्ट है। लेकिन असल बेस्ट तो इरशाद आरिफ साहब ये होनी चाहिए कि कितनी शर्मिंदगी और कितनी बेइज्जती की बात है कि एक मुल्क का 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रहने वाला, और उनके भाई भी CM रहे हैं, वो अपनी मट्टी पे, अपने पाकिस्तान पे ना आने पे तुले हुए हैं। और इस वक्त पूरी PMLN, उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी तर्जमान ये कोशिश करने में लगे हुए हैं, उनकी सारी मशीनरी इस बात पे, और तमाम सियासत PMLN की इस बात पे सर्फ हो रही है कि किस तरह एक भगोड़े और एब्सकॉन्डर जो उनका लीडर है नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान ना आने पाए। वतन की खातिर लोग जो हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी आ गई थी सर पे कफन बांध के, लीडरान अपने मुल्क वापस आके पेट्रियाटिज्म का मुजाहरा करते हैं, खुश होते हैं, लोग उड़ के आते हैं, वो तरीक़ेकार करते हैं जिस तरीके से वो जो पराया मुल्क छोड़ के अपने मुल्क आए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब, वो अपनी इंटेग्रिटी भी खो चुके हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर चुके हैं, और मैं ना जाऊँ पाकिस्तान के रट लगाते लगाते
मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट की बात है कि अब वो ग्राउंड जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती इंग्लैंड रहना चाहते हैं। असल बात तो ये कि बीमारी हो ना हो, उन्होंने झूठ बोला, वो इश्तहारी है, एब्सकॉन्डर है, ये कोई डिबेट है। बात ये कि उनकी एक पर्सनल इंटेग्रिटी है, जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो अपने मुल्क नहीं आना चाहता और वो हर बार इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी वजह से जो है उनके वो पाकिस्तान ना आ सके। ये कितनी बड़े शर्मिंदगी की बात है कि ये इस मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम रहा है। तो इस बात पे असल में हमें ये सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के लीडरान थे, ये मुल्क को क्या इंटेग्रिटी सिखाते, ये क्या मोरल्स जो है अपने वर्कर्स को सिखाएंगे जो खुद एब्सकॉन्डर, इश्तहारी और पाकिस्तान ना है। अपने मुल्क के हुबुल वतनी का जज्बा आप अंदाजा लगाएं कि लोग कहते हैं वहां कश्मीरी शहीद होते ना तो कहते हैं मैं पाकिस्तान के झंडे में लपेट दिया जाए, इससे उनको गोली मार जाती है। मैं कहते हैं बेशर्मी की इंतहा हो गई और उनके गज गज लंबी जबान है, उनके जो तर्जमान है वो इसको तरीकेकार निकाल रहे होते कि नहीं ये वजह है, नहीं ये वजह है कि किस तरीके से जी ये ना आए। कहाँ जाएंगे पाकिस्तान के अलावा, क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे, क्या इंडिया जाएंगे? ज़रताज गुल साहबा, एक तो वो ये कहते हैं कि एक बीमार आदमी है, 70 साल उसकी उम्र है, तो वो बेचारा इलाज कराए या मुल्क में आके जेल जाके बैठे जहाँ आप शायद इलाज की सहूलतें भी फराहम ना करें, तो वो भी तो अपने आप को मजबूर पाते हैं। मैं इनके पास हर वो जवाज़ मौजूद है, हर वो बेशर्मी मौजूद है PMLN के पास पाकिस्तान की। ये किस किस्म की प्ली है कि 1.5 साल से एक शख्स इश्तहारी है, झूठ बोल के गया हुआ है 4 हफ्तों के लिए, 6 हफ्तों के लिए, और वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। वहां जाके वो पोलो मैच खेल सकता है, वो रेस्टोरेंट में खाने खा सकता है, वो हवाखोरी कर सकता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है, जो पाकिस्तान को नौजुबिल्ला गालियां देते हैं, अफगानिस्तान के जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर सिक्योरिटी, उनके साथ जिन्होंने जो पाकिस्तान के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उनके साथ वो जाके बैठ सकता है। लेकिन उन्होंने अपना इलाज 1.5 साल से नहीं करवाया। पाकिस्तान आते सबसे पहला सवाल कि आप 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे, आपने अपने ढंग का एक हॉस्पिटल अपने बराबर का नहीं बनवाया जिसमें आप अपना इलाज करवा सके। आप चले गए, आपको इंसानी बुनियादों पर कोर्ट ने भी इजाजत दी, काबीना ने भी इजाजत दी। अच्छा ठीक है, ज़रताज साहिबा, एक और अहम मामला न कराया और आप मुल्क दुश्मनों के साथ जाके बैठ गए। जी, आपकी जमात तरीन ग्रुप, ये चिंगारी फिर से भड़क रही है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि जो हालात पैदा कर दिए गए हैं अफसोसनाक हैं। ओन चौधरी भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और फिर से एक तहरीक जो है वो आपकी जमात के अंदर उठ रही है। कुछ वज़ीर कैबिनेट में हैं जो इस बात पे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अब इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। कितने लोग हैं आपकी जमात में जो जहांगीर तरीन ग्रुप से सुलह चाहते हैं और ये चिंगारी बार बार क्यों उठती है? अब्बासी साहब, आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आइडियोलॉजी, रूल ऑफ लॉ, 23 साल की उनकी जदोजहद और 3 साल की हमारी हुकूमत, ये रूल ऑफ लॉ के लिए कि कानून सबके लिए बराबर है। और हमारी पार्टी में जो वोट है, जो हमें 1,70,00,000 वोट हमें पूरे पाकिस्तान ने स्टेटस को छोड़ के जो हमें वोट दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात का है। हम में से हर शख्स जो PTI की टिकट पे टिकट होल्डर है, वोट लेकर आया है, वो अपनी पार्टी को जवाबदेह है। हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का एहसान है कि हम जैसे यंगस्टर्स को स्टेटस को छोड़ के, इलेक्टेबल्स को छोड़ के, हम जैसे यंगस्टर्स को पार्लियामेंट में भेजा। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। सेकेंड बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो फोरम उन्होंने पहले भी दिया था कि पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए या उनको कोई ग्रीवेंसेस हैं, उसके लिए उन्होंने सेनेटर साहब का जो है वो फोरम दे दिया था। उसकी रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं पता कि कहाँ तक पहुंची है, लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि अगर मामला आज पार्टी के अंदर हल कर दिए जाए, क्योंकि जाहिर बात है उनकी भी पार्टी के अंदर खिदमत है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ओन साहब ने या फलाने साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो वो तो फिर डॉक्टर साहबा, फिर दोस्त आशिक खवान साहबा का भी वो है, वो तो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ये शफलिंग रीशफलिंग जो है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का काबीना में या एक्स्ट्रा कोई पोर्टफोलियो दे देना, ये अमानत होता है पार्टी का। उनकी मर्जी होती है कि जब उसमें शफलिंग या रीशफलिंग करे। ये जी जी ज़रताज साहबा, बात यह है कि ये जो रूल ऑफ लॉ था, ये बजट के दिनों में क्यों खामोश रहा? उस वक्त तो कोई ना नज़ीर चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही थी, ना घेरा तंग किया जा रहा था जहांगीर तरीन साहब का, और ना ही ये आवाज़ें उठ रही थी कि जी जो वज़ीर हैं 2 पंजाब के, या वो इस्तीफ़ा दे दें या ग्रुप छोड़ दें। ये रूल ऑफ लॉ बजट पास होने के बाद क्यों याद आया हुकूमत को, और
हुकूमत के मुशीरों को? देखिए इरशाद साहब, उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि जो जहांगीर खान तरीन साहब को एक प्लेटफॉर्म दिया गया था या उनके ग्रुप को, तो वो जो अपनी पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस है, जो उनको लगता है कि उनके साथ कोई पार्टी में नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो ज़रूर उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी उसके ऊपर, केसेस के ऊपर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर, केसेस के ऊपर ना असरअंदाज होते हैं, ना टेलीफोन कॉल करके उनको डाइवर्ट करते हैं, ना किसी के केस को ख़त्म करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ चाहे बजट में था, चाहे 23 साल पहले था, चाहे अभी भी है, हमने पूरी उम्र की ये जदोजहद की। तो इसका केस से पॉलिटिकल उसके प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक इसकी बात है कि नज़ीर चौहान साहब की बात की, देखिए इरशाद आरिफ साहब, आप भी इस मुल्क के अंदर रहते हैं और ये उनके अंदर जहाँ तक मैंने सुना है ऑलरेडी भी उनके शहजादा अकबर साहब से बात हो चुकी है, लेकिन जारी बात है वो मामला यकसर डिफरेंट है और वो उनका जो केस था वो कुछ और था। वो जो शहजाद साहब ने कहता कि उनकी ज़िंदगी को और उनके बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया था। मुझे नज़ीर चौहान जी ठीक है, मुझे नज़ीर चौहान साहब से, इरशाद साहब ज़रदार साहिबा से बात करते हैं, इरशाद साहब ज़रदार साहिबा से बात करते हैं। मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है बुनियादी तौर पे ये जिसकी बात की जाती है, पीटीआई का रूल ऑफ लॉ और माजी में जो नज़रिया ज़रूरत था सियासी जमातों को, उसमें बुनियादी फ़र्क कोई नज़र आता है आपको? देखें, ये तो एक सियासी मजबूरियां होती हैं या अमलियत पसंदी एक होती है। ये बिल्कुल होता है सियासी जमातों में कि वो अपने फ़ैसले जो हैं सिर्फ़ हवा में नहीं करते, वो जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो हिकमत अमली के तकाज़े होते हैं, वो सबको सामने रख के किए जाते हैं। यही मैं बात पूछ रहा था कि मैं इत्तेफाक नहीं करता कि नज़ीर चौहान ने जो कहा वो दुरुस्त कहा। शहजाद अकबर साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया था वो बादी नज़र में भी गलत नज़र आ रहा था, लेकिन उस वक्त जब बजट पास हुआ जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बजट पास हो गया तो उसके बाद कार्रवाई हुई। ये एतराज़ बहरहाल बनता है और यही पूछना चाहिए कि नज़ीर चौहान साहब को भी अब याद आया कि वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे और हुकूमत को भी अब याद आया कि ये इल्ज़ाम बड़ा संगीन था और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये ज़रदार साहब अगर बताएं तो। नहीं इरशाद आरिफ साहब, मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि हम किसी भी फैसले पर असरअंदाज नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। हम किसी केस के ऊपर असरअंदाज नहीं होते। रूल ऑफ लॉ ने अपना तरीक़ेकार करना है, इसका किसी के आफ्टर बिफोर कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि हमें तो इंतहाई खुशी है कि जब हमारे खिलाफ पूरी पीडीएम इकट्ठी हुई थी, पूरा टोला जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाना चाहते थे, तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ 176 के बजाय 178 वोटों के साथ ज्यादा ताकत के साथ आए। तो हम पार्लियामेंट में चाहे बजट हो, मनी बिल हो, जो भी पीटीआई की टिकट पे आया है वो रूल ऑफ लॉ है। आप मनी बिल पे अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो जिसमें अगर जरूरत थी तो वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हो जाते, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हुआ। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मनी बिल से पहले जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उसमें पूरी पीडीएम ही भाग गई थी, हमें पूरा फ्लोर उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे दिया था। लेकिन जहां तक जहांगीर खान तरीन की बात है, देखिए सिंपल सी बात है, उनकी पार्टी के लिए खिदमत है। आप समझती हैं तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है? फैसल, अगर आप मुझसे असल पूछेंगे ना तो मेरा क्योंकि ताल्लुक साउथ पंजाब से और मैं डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़के जीत के आई हूँ। जहांगीर खान तरीन साहब को भी चाहिए, मैं मशवरा तो नहीं दे सकती, मैं उनसे एज में बहुत छोटी हूँ और मैं उनका बहुत ऑनर करती हूँ कि जो हमारे एक्स साउथ पंजाब के जो वो थे पीटीआई के जो हमारे प्रेसिडेंट थे इसहाक खाकवानी साहब, उनको चाहिए कि ये उनसे बहुत दूर रहे, क्योंकि वो नाकाम शख्स, उसने उस वक्त भी साउथ पंजाब में हमारे टिकटों के टाइम पे नुकसान पहुंचाया। जो लोग जिनको ये ग्रुप कह रहे हैं ना, ये वो लोग थे जिनको पीटीआई की टिकट नहीं दी गई थी और वो इंडिपेंडेंट उस वक्त जीत गए थे। तो ये जो कहते हैं कि जो हमारा ग्रुप है, ये सारे इंडिपेंडेंट, आप एक एक की हिस्ट्री निकालें ना तो वो पीटीआई का वोट है। पीटीआई का नाम उनसे हटा दे तो उनको एक वोट नहीं पड़ेगा। तो इसहाक खाकवानी साहब ना अपनी जीत, ना अपनी एमपीए की सीट जीत सके, ना अपने प्रेसिडेंट की एमएनए की सीट जीत सके। भाई यही इस तरीके
तरीके से वो नाकाम तरीन शख्स हैं, तो जहांगीर खान तरीन को मैं बार बार कह रही हूँ, मैं मशवरा तो नहीं दे सकती, लेकिन सारी कॉन्स्पिरेसी, सारी साजिश जो है ना ये इसाक अकवानी की है। उनको चाहिए कि उनके मशवरे बिल्कुल ना सुने। वो प्राइम मिनिस्टर साहब के दोस्त हैं और वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, और वो इसीलिए रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं कि वो अपने सारे कोर्ट केसेस के अंदर आपको मुकदमों के बाहर, कोर्ट के बाहर ही वो नजर आते हैं जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो मुकदमा का सामना कर रहे हैं। इरशाद साहब, क्या मुशीरों ने इस हाल में पहुंचाया है? ये बताएं कि ये तो आपने एक बड़ा ये तो एक बड़ी आपने एक पत्ते की बात कर दी कि क्या इसहाक खाकवानी साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन को गुमराह कर रहे हैं और अपने एजेंडे पर ला रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब खुद कोई शिकायत नहीं उनको हुकूमत से या शहजाद अकबर साहब से या आजम खान से? बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने साउथ पंजाब में मैं कोर कमेटी की 2012 से मेंबर थी। आई वाज द यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर, जब 16-18 लोग सिर्फ कमेटी में हुआ करते थे। ये बाद में आए और इन्होंने पार्टी की जितने भी साउथ पंजाब में, आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इन्होंने मुजफ्फरगढ़ में शबीर अली कुरैशी जो स्टेट मिनिस्टर है, इंडिपेंडेंट जीत गए, पीटीआई के कैंडिडेट थे, इनकी जगह मुस्तफा खर साहब को दे दिया। वो पीटीआई की टिकट पे हार गए। मेरे जो डेरा गाजी खान में उन्होंने जुल्फकार खोसा साहब को और सैफुद्दीन खोसा साहब को पीटीआई की टिकट दे दी और हमारे उन्होंने टिकटें नहीं दी, वो पीटीआई की टिकटों पे हार गए। ऐसे फैसले इसहाक खाकवानी ने किए हैं। आयशा नजीर जट को हरा दिया, आरफा नजीर जट को हरा दिया, अपनी वोट नहीं। किस किस्म का प्रेसिडेंट है जो अपनी टिकट जो है वो नहीं जीत सका? तो गरूर की बात नहीं है, बात यह है कि आप होंगे बड़े एक्सपीरियंस, लेकिन आई एम सॉरी, पीटीआई के अंदर वोट सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। तो जो इंडिपेंडेंट वो अपने साथ लेकर फिरते हैं वो सबके सब पीटीआई की वोट के ऊपर वहां पे खड़े हुए, क्योंकि उनको टिकटें नहीं दिए गए थे। फिर उनको संभाल के वापस प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ले गए थे कि इनके साथ ज्यादती की थी। वो ज्यादती किसने की थी? इसहाक खाकवानी ने की थी। तो मैं तो वही साउथ पंजाब का हिस्सा हूं। बात यह है कि टिकट जिसके पास है, अगर वोट जी नहीं, अगर वोट पीटीआई का है, इमरान खान का है, तो जिसके पास टिकट होना चाहिए उसको जीतना चाहिए। जीत वो रहा है जिसके पास टिकट नहीं है, जिसको टिकट नहीं दिया गया। ये तो कोई वो इसलिए कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दे दी कि वो हमारे ही नहीं शाद आरिफ साहब, आप लॉजिक को समझे। वो हमारे पीटीआई के कैंडिडेट थे जिन्होंने जीरो से स्क्रैच करके अपने हलके बनाए थे, जैसे मैं हूं या मेरे साथ और तरह के लोग थे जो कि जीत सकते थे। हमें हराने के लिए इस खाकवानी ने बड़ी कोशिशें की। बाद में ये जो है ना गवर्नर बनने चले थे कि मुझे गवर्नर बना दिया जाए। ये लोगों के पर्सनल ग्रजेस हैं जो जहांगीर खान तरीन या प्राइम मिनिस्टर साहब या पार्टी के अंदर पैदा कर रहे हैं। देखिए ना, आपको अगर आप अलीम खान साहब भी तो उसके अपर पंजाब के प्रेसिडेंट थे, अपनी सीट तो जीती है ना उन्होंने। कियानी साहब भी तो प्रेसिडेंट थे ना, अपनी सीट तो जीती है। तो ये किस किस्म के प्रेसिडेंट है जो अपनी सीट नहीं जीत सके? तो मेरा सिर्फ मतलब एजेंडा क्या है कि ये लोग अपने खाकवानी साहब का एजेंडा क्या है? जानबूझ के इस तरह के रिफ्ट पैदा करे। जी, जो एजेंडा आपको नजर आ रहा है, मैं तो यही कह रही हूँ कि मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ जहांगीर खान तरीन से, लेकिन उनको चाहिए कि नाकाम तरीन शख्स इसहाक खाकवानी की बातें ना माने। जी इरशाद साहब। नहीं, लेकिन देखिए, उनको सदर साउथ पंजाब का सदर जो था वो इमरान खान ने बनाया था, जहांगीर तरीन ने तो नहीं बनाया था। हाँ, लेकिन उस वक्त दोस्त तो उन्हीं के था ना। ये तो नहीं पता होता ना कि यही लोग फिर अपनी पार्टी के साथ अपनी पर्सनल ख्वाहिशात के साथ ज्यादती करेंगे। यही तो उन लोगों का था ना। एमपी और एमएनए की सीट तो लड़ रहे थे, वो पंजाब के सीएम बनना चाह रहे थे। अल्लाह की करनी कि अल्लाह ताला ने सादर से सीएम उस्मान बुज़दार साहब को अच्छा, अल्लाह की तरफ से जिसके माथे पे अल्लाह ने लिखा हुआ होता है। वो ये है कि जी, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कह रही है कि इमरान खान गिरफ्तार कराना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब को और हम उनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्या वाकई हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब को तीसरी दफ़ा गिरफ्तार किया जाए? और क्या उनके पास हथियार है या क़ुव्वत है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे? इरशाद आरिफ साहब, आपको पता है कि तीसरी दफ़ा गिरफ्तारी किस केस में है? आपको पता है क्यों पीएमएलएन के जो स्पोक्स पर्सन थे वो बाकायदा थ्रेट कर रहे थे गवर्नमेंट को कि जी कयामत आ जाएगी अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया? आपको केस का पता है? क्या केस है? क्या केस है? मैं आपको बताती हूँ। जी, मैं आपको बताती हूँ। ये हुआ ऐसे, गिरफ्तार करना चाहते हैं। जी, मैं आपको बताती हूँ। जरा सुन लेना कि गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती है। इरशाद आरिफ साहब, आप फैसला कीजिएगा क्योंकि आप पैनलिस्ट हैं। हुआ है कि लाल सोहारा पार्क में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी भी इंशाल्लाह 10 बिलियन ट्री सुनामी की प्लांटेशन करने जा रहे, जब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था
तो इनके एक मिनिस्टर होते थे बावलपुर से बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने हमजा शहबाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने 100 मुरब्बे जमीन जो कि लाल सहारा पार्क के लोगों को मिलनी थी, जो वहां के लोकल थे, 100 मुरब्बे जमीन हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ ने और बलीगुर रहमान ने अपने नाम करा ली 100 मुरब्बा जमीन। जुल्म की इंतहा देखें कि उसके बाद उसको बाकायदा गवर्नमेंट की मशीनरी से पीवीसी लाइन बिछा के मोगा इसको डिक्लेयर करवा के इसके अंदर पक्के खाले बनवा दिए। दूसरा इसी के अंदर इनके ऊपर केस ये कि सैटेलाइट टाउन है जो इंडिया से हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों को मिलना था, ये जो थे ये किसी आतिफ नामी शख्स पे इनके मिनिस्टर जो थे एक्स बलीगुर रहमान ने उनके नाम पे सैटेलाइट टाउन करवाया। बाद में वो जमीन भी हिजरत वाले लोगों के अपने नाम पे और शहबाज शरीफ के नाम पे जो है वो इंतकाल करवा दी। तो मैं आपसे जरा पूछना चाहती हूँ, नहीं जरताज साहिबा ये बताइए, क्या शहबाज शरीफ बहावलपुर अराजी केस में अब की बार गिरफ्तार होंगे? जी बिल्कुल होंगे, और ये असल केस यही है कि एक हिजरत करने वालों के सैटेलाइट टाउन के नाम पे इन्होंने जमीन पूरे सैटेलाइट टाउन बलीगुर रहमान ने और शहबाज शरीफ ने अपने नाम पे हथियाई। नेशनल पार्क लाल सहारा पार्क के 100 मुरब्बा जमीन हमजा शहबाज, बलीगुर रहमान और शहबाज शरीफ ने अपने नाम करवाई, जो वहां के लोकल लोगों को मिलने थे जिनकी जमीन नेशनल पार्क में आनी थी। आप मुझे बताएं, सरकारी जमीन पे आप कब्जा कर लें, गरीबों के हाथ से जिनको हुकूमत ने पैसे देने थे वो अपने नाम हथिया लें, हिजरत करने वालों की जमीनें आप अपने नाम पे हथिया लें, उसके ऊपर सैटेलाइट टाउन बना दें, और उसके बाद आप सरकारी मशीनरी से उसके अंदर पीवीसी लाइन बिछा के बाकायदा उसके खाले बना लें और अपना लोकल फंड उसको जहां के दे दें, जो कि गवर्नमेंट आप शहबाज शरीफ जब आप खादे में आला हो तो क्या वहां गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती? जी बिल्कुल, जरा बताएं ना। ठीक है, जरताज गुल साहिबा वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ी खबर दी है जरताज गुल साहिबा ने कि बहावलपुर जो केस है उसमें अब की बार शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, नून लीग का मौक़िफ़ भी लेंगे। इरशाद साहब जो बात की है इससे पहले जरताज गुल साहिबा ने, उन्होंने केस भी बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब किस मामले में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये बहावलपुर अराजी स्कैंडल, इसमें इतनी जान है कि ये शहबाज शरीफ साहब अगर गिरफ्तार हो भी जाएं तो इन पे खिलाफ रिवायत जुर्म साबित भी हो जाए। इरशाद साहब देखें, प्रॉब्लम ये बन गया है कि हमारे यहाँ जो केसेस हुए हैं अभी तक, सिवाय नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के किसी को भी सज़ा नहीं हुई, और शहबाज शरीफ साहब को जो मिली है ज़मानत मिली है या हमजा शहबाज साहब को मिली है। जी ठीक है इरशाद साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अताउल तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अता साहब। अता साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं। जी इरशाद साहब। जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आसन इकबाल साहब की जो भी ज़मानतें हुई हैं वो इस ग्राउंड पर हुई हैं कि इतना अरसा ये लोग गिरफ़्तार रहे, ज़ेर हिरासत रहे, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर नहीं हुआ, किसी के हवाले से कोई मजबूत केस मौजूद नहीं है, कोई शहादतें मौजूद नहीं है। एक केस में 110 गवाह जो है नैब ने खड़े कर दिए और 10 का बयान हो सका है। तो इस वजह से अगर नई गिरफ़्तारी हो भी जाती है, अगर कर लेते हैं गवर्नमेंट ने या नैब ने फ़ैसला कर लिया है, तो सवाल ये है कि वो कितना मजबूत केस है। अदालतें तो इस चीज़ को देखेंगी कि उसमें शवाहिद कितना है और गवाह कितने मजबूत हैं। अगर सिर्फ गिरफ़्तारी ही मकसूद है और फिर उन्होंने ज़मानतों पर रिहा हो जाना है, तो उससे गवर्नमेंट का नैरेटिव भी कमज़ोर होता है और नैब की साख भी मजरूह होती है। इसलिए अब कम अज़ कम एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को अगर आपने गिरफ़्तार करना है या नैब ने गिरफ़्तार करना है तो कम अज़ कम मजबूत केस होना चाहिए, वरना यही समझा जाएगा कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, अपोजिशन का घेरा तंग किया जा रहा है। और दूसरी साइड जो है वो अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का ये नैरेटिव जो है मजबूत होता है कि जी नैब इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है हुकूमत के हाथों में और उसके पास जो केसेस हैं वो सियासी बुनियादों पर हैं, वरना उसी तरह के केसेस जब हुकूमत के लोगों के होते हैं तो उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर नहीं होते।
अताउल्लाह तार साहब तशरीफ़ ले आए, हम उनसे यहीं से बात शुरू करेंगे कि ज़रताज गुल साहिबा अभी हमें बता रही थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी होती है तो वो उस बेस पे होगी कि लाल सवारा पार्क की 100 मुरब्बा ज़मीन, वो बहुत बड़ी ज़मीन है, 100 मुरब्बा ज़मीन जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने, हमज़ा साहब ने, बलीगुर रहमान साहब ने और सेटलर टाउन की ज़मीन जो है वो अपने नाम करा ली, फिर सरकारी फ़ंड्स और सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। तो क्या अता साहब ये हकीकत है कि इस तरह की इतने बड़े पैमाने पर घपले होते रहे आपकी हुकूमत के दौर में? बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने बड़ी तफसील से केसेस के ऊपर रोशनी डाली और आपने नैब के जो केसेस हैं उसकी तफसील भी बताई। देखिए, ये लाल सुहानरा नेशनल पार्क जब डेवलप हो रहा था तो इसमें जो बेचारे गरीब मज़ारीन थे उनकी डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट का इशू था, और जब उन्होंने डिस्प्लेस होना था तो ये वो लोग हैं जो 200 साल से आबाद हैं। ये कोई सनतकार नहीं हैं, ये कोई कारोबारी हजरात नहीं हैं, ये कोई अशराफिया में नहीं आते, ये कोई उमरान नहीं हैं। ये बेचारे जो गरीब हारी होते हैं, मज़ारीन होते हैं, जिनकी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग होती है। तो जब गवर्नमेंट उनका लैंड टेक ओवर करने जा रही थी तो इनका क्या करते? क्या इनको बेसरे सामानी की हालत में छोड़ाते? इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला नहीं किया। आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से समरी मूव होती है, मेंबर कॉलोनीज इस समरी को मूव करता है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू होती हुई ये समरी जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये लॉ डिपार्टमेंट में जाती है, लॉ डिपार्टमेंट से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाती है, फॉरेस्ट से वापस फाइनेंस में आती है, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जितने महकमे हैं वो ये तजवीज देते हैं कि ये गरीब मज़ारीन को लीज के ऊपर, एक लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, कल्टीवेशन स्कीम के ऊपर ये जमीन जो है वो लीज स्कीम के तहत दी जाए। अब देखिए, पहले जो केस बने, और मैं इस बात का कायल हूं और हमारी क़यादत इस बात को पसंद नहीं करती कि किसी पे हम जातियात पे उतरें या किसी की जाती जिंदगी पे कमेंट करें, और हमने हमेशा ये कोशिश की है कि वो चेयरमैन नैब की जात हो कि हम कोई ऐसी बात ना करें कि जो एक इखलाक से गिरी हुई बात हो या उनकी कोई खानदानी मामलात हो। हम हमेशा जो है वो केसेस के हवाले से बात करते हैं, और मैं भी इस बात का कायल हूं कि देखिए, बात यह है, आपने अरेस्ट किया अक्टूबर 2018 में शहबाज शरीफ साहब को, बुलाया साफ पानी में, अरेस्ट आशियाना में किया। आशियाना में 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं गया था, 1 इंच सरकारी जमीन नहीं गई थी। आपने जब दौराने हिरासत 2 माह बाद रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस में आपने दोबारा गिरफ्तारी डाल दी, फिर आपको याद आया असासों का केस, आपने असासों के केस में फिर गिरफ्तार कर लिया। 1.25 साल आपने शहबाज शरीफ साहब को अंदर रखा, मगर इस मुल्क की आला अदलिया नैब के बारे में दिन ब दिन चार्जशीट देती जा रही है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नैब बतौर सियासी आला-ए-कार इस्तेमाल होता है, नैब की जितनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैं इसमें शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा जाता। गंदे नाले के केस में हाई कोर्ट कह रहा है कि कोई करप्शन तो दूर की बात, इसमें कोई इख्तियारात। तारड़ साहब ये बताइए, आपने फरमाया कि अब की बार शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, क्या मुराद ली जाए? जब एक ऑर्डर आ जाता है, उन्होंने गिरफ्तार होना है, कानूनी हुक्म में उसकी तामील तो होनी है। देखिए, कानूनी तौर पे अगर ये मुल्क में मामलात चलते होते तो आज आटा स्कैंडल वाले सारे लोग जेल में होते, आप और मैं 85 रुपए का आटा ना खरीद रहे होते। आज अगर इस मुल्क में मामलात कानूनी तौर पे चलते होते तो चीनी स्कैंडल के तमाम मुजरिमान अंदर होते, और आज बम्पर क्रॉप गन्ने का है, मार्केट में चीनी 100 रुपए क्यों मिल रही है, आज ये महंगाई ना होती। अगर ऐसे मामलात होते तो नदीम बाबर को घर ना भेजा जाता, LNG और बिजली के स्कैम में गिरफ्तार किया जाता। अगर ऐसे मामलात होते, अद्वियात की कीमतें आज भी बढ़ी हैं, तो आमिर कियानी साहब जेल में होते, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तैनात ना होते। मैं किस किस स्कैंडल का नाम लूं? मेरे इस लाहौर शहर में वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर एक उन्होंने इस एयरपोर्ट को बंद करके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि ये ठेका फलां को दे दे, और अब वजीर आजम तकरीर करते हैं। यानी किधर गई सूबाई खुद मुख्तारी, कहां गई 18th अमेंडमेंट? जहां महंगा जमीन का टुकड़ा नजर आता है, आप अपने अरबपति दोस्तों में बांटने की स्कीमें बना लेते हैं। देखिए, इस मुल्क में अब यह काम नहीं चलेगा। हम कानूनी जंग अपनी लड़ेंगे, भरपूर तौर पे लड़ेंगे कि हमारे पास ये फरमाएं कि ये किस
अता साहब सॉरी, ये बताएं कि ये किसकी सिफारिश की है वज़ीर आज़म ने कि जी फलां आदमी को ठेका दे दें, कोई नाम बताएंगे आप? देखिए, एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर को ये ठेका देने की उन्होंने मंजूरी दी है और मेरे 3 सवाल हैं इसमें, और ये आप इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करें, आप सहाफ़ी हैं, आपके कई ज़राए हैं कि एक तो वॉल्टन एयरपोर्ट की एक तारीखी हैसियत है, इसको बंद क्यों किया गया, और इस इतनी प्राइम प्रॉपर्टी के ऊपर वजीर आजम का क्या दिलचस्पी है, और वजीर आजम इस पे क्यों तकरीरें कर रहे हैं कि हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। एक तरफ आपने रावी रिवर फ्रंट खोला हुआ है जहां पे आप लोगों की जमीनें जबरदस्ती उसकी खरीदारी कर रहे हैं कि हमने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी है। ये ज़र मुबादला, ये सारी इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? या तो आप वो रावी रिवर फ्रंट पे काम कर लें या आप इस पे काम कर लें। मुझे समझ नहीं आता कि ये वजीर आजम डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी को कह के इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों शुरू करवा रहे हैं, और इस पे मजीद तहकीकात होनी चाहिए। कौन डेवलपर कौन है सर? डेवलपर कौन है? अता साहब नाम बताइए, डेवलपर कौन है? मैं इस पे देखिए मैं इस पे मजीद इस पे काम कर रहा हूं। उन्होंने बता दिया है। मैं कोशिश करूंगा, नहीं ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पे मजीद भी मालूमात हासिल कर। आप देखें ना, अभी लाहौर में मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, अभी लाहौर में अता साहब ये प्रोजेक्ट कत्ल हुआ है, मुझे बताएं कि वो प्रॉपर्टी ये प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी माना। जी मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है वाल्टन वाला, ये तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी बना था, फिर रुक गया था। क्यों रुक गया था? ये तो पहले भी बनता रहा है कि जी इसको चूँकि बहुत शहर के अंदर आ गया है तो इसको इस जगह पे कोई बिज़नेस एक्टिविटी की जाए और एयरपोर्ट तब्दील कर दिया जाए। पहले भी एक दफ़ा मुरीद के का नाम आया था। नहीं, देखिए शहबाज शरीफ साहब ने उस इशू को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि ये वॉल्टन पे एक बाकायदा फ्लाइंग क्लब बना हुआ है, यहाँ पे तरबियती परवाजें जो हैं वो होती हैं और इसकी एक मरकजी हैसियत है। यहाँ पे एक बिजनेस एक्टिविटी रातों रात डिसाइड करके जनरेट करना, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़े जुल्म की बात है। और अभी देखिए रावलपिंडी रिंग रोड में मुझे नहीं समझ आती कि कैप्टन महमूद एक अफसर है, कमिश्नर पिंडी थे, उनको आपने जेल में बंद किया हुआ है। जुल्फी बुखारी, सरवर खान और शेख रशीद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। सरवर खान साहब नोवा सिटी के बेनामी मालिक हैं, मैं आज तक उनके डेफेमेशन के नोटिस का वेट करो नहीं भेजा क्योंकि वो मुलव्विस हैं। तो देखिए ये मामला जहां पे होंगे और आप तीसरी बार हमें जेल भेजने की कोशिश करेंगे तो हम इसको कानूनी तौर पे अदालत में अपनी भरपूर चैलेंज तो आपने सियालकोट इलेक्शन पे भी किया था। सरवर खान साहब आपको नोटिस भेज देंगे। चैलेंज आपने सियालकोट इलेक्शन पे देखिए सियालकोट जी मैं उसको मानता हूं। देखिए सियालकोट इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी पूरी की पूरी एक तरफ, 2.5 अरब रुपया डेवलपमेंट, और ताहिर खुर्शीद नामी आदमी मुझे बताए ना कौन है और उसको क्या हक हासिल था कि वो अपनी पूरी सरकारी वसाइल झोंक देता। मैं जिस गली से गुजरता था अगले दिन वहां पे डेवलपमेंट का सामान पड़ा होता था। देखिए ये आप तो भाई से बरकत हुए फिर सियालकोट वालों से। तारड़ साहब एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जो आप सरवर खान साहब को चले किस पे बात करेंगे, और दूसरा जो देरीना साथी नवाज शरीफ साहब के सनाउल्लाह ज़ारी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब, उन्हें छोड़ा तो बहुत पहले था लेकिन अब वो जो उनके बयानात हैं इनमें कितनी हकीकत है, ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले जो सनाउल्लाह ज़ारी साहब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए आपकी लीडरशिप के बारे में क्या कहा, ये देखिए, फिर आके इस पे बात करते हैं। जी, हमने मुस्लिम लीग क्यों छोड़ी? मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर उन्होंने हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ कि नवाज शरीफ शिरस्त में ही वफा नहीं है। अता तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं हिर्स नहीं है उनमें वफा की, और हम सिर्फ इज़्ज़त चाहते हैं और हमें बेइज्जत किया गया। सनाउल्लाह ज़ारी एक अलामत थे मुस्लिम लीग नून की बलोचिस्तान में, आखिर क्या हुआ कि वो इस नहज पे आ गए? ये देखें, बड़ा ये एक सितम ज़रीफ़ी है और ये तारीख़ का जबर है कि सिटिंग वज़ीर आला हो, नवाज शरीफ ने उसको वज़ीर आला बनाया हो और बाप पार्टी
के साथ मिल के आसिफ अली जरदारी साहब ने उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया हो और उसकी वजारत आला ख़त्म करवा के बाप की गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल की हो, तो मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि बंदे में कोई थोड़ी बहुत एक हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई एथिक्स होते हैं। तो ये या तो इस बात को तस्लीम करें कि जी नवाज शरीफ का मेरे पे एहसान है, मुझे नवाज शरीफ ने वजीर आला बनाया। हालांकि नेशनल पार्टी, जो कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ हमारा एक मुआहदा था, 2.5 साल मालिक साहब उनके वजीर आला रहे, उसके बाद अगर जहरी साहब को बनाया तो मियां नवाज शरीफ ने बनाया। तो ये तो जिस पे एहसान किया हो उसके शर से तो बचना चाहिए। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, मगर ये हमारी जमात में इस बात तो गिला ही तवज्जो देंगे। अता साहब जी, अता साहब उनका गिला ये है कि हमने इलेक्शन वहाँ मुस्लिम लीग नून ने और हमने जीता, और वज़ीर आला पहली टर्म के लिए उन्होंने मालिक साहब को बना दिया, और फिर वो एक्सटेंड करना चाहते 2.5 साल, लेकिन हमने नहीं होने दिया। उनका गिला यही है। और दूसरा जो आखिरी गिला है वो ये है कि जी हमें बताए बगैर जो है वो पहुँच गए महमूद अचकज़ई के वालिद अब्दुल-समद अचकज़ई की बरसी में, और हमें पता ही नहीं था। देखिए मोहतरम इरशाद आरिफ साहब, इसमें मामला ये है कि जब मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया 2.5 साल बाद कि ये वजीर आला होंगे, तो ये तब भार उठाते, ये तो इस्तीफा देने पे आ गए, ये डर गए, ये भाग गए मैदान से। तो ऐसे मौकों पे खड़ा होना होता है। आप वजीर आला थे, आपको इतना डरने की क्या जरूरत थी? और अब आप दुबई बैठे हैं पिछले काफी अरसे से, तो मैदान में रह के मुकाबला करते ना भाई। या ये तो 3 साल हमने ऑपोजिशन के काटे हैं, कहीं नजर आ गए हो। तो ये मैं समझता हूं कि ये बड़ा जुल्म है कि आप एक पार्टी की तरफ से जिले उसके सूबे के आप ओहदेदार भी हों, आपको पार्टी ने वजारत आला से भी नवाजा हो, मुश्किल वक्त आए तो आप छोड़ के भाग जाएं। तो अब जरदारी साहब के पास किस मुंह से गए हैं? क्या उन्हें जेब देता है कि एक ऐसे शख्स के पास जाएं जिसका तख्ता उल्टा? और देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जो बड़े फिगर्स हैं, उनकी खुशियों गमियों में शरीक होना मामूल की बात है। इसको जाती दुश्मनी के जुमरे में लाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और देखिए, हमारी कितनी भी तलखी किसी से रही हो, हम फिर भी खुशी गमी में शरीक होते हैं, और ये हमारा एक कल्चर है। तो ये सनाउल्लाह ज़हरी साहब को जेब नहीं देता था। अगर जाना था ग्रेसफुली जाते और अपनी बात को मुतवाज़न तरीके से रखते और कहते कि जी मेरे पार्टी से इख्तलाफात थे, मगर एक ऐसी पार्टी में जाके जिसने इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, अपने पुराने लीडर के बारे में इस तरह की जो है वो बातें करना, मैं समझता हूं ये ना जेब देता है और ये ना मुनासिब है। ठीक है इरशाद साहब, नहीं, उनको कहीं ये तो नहीं कि समझ आ गई कि हुकूमत बलूचिस्तान में बनाने और ना बनाने और वज़ीर आला बनाने और ना बनाने में सबसे अहम किरदार जरदारी साहब का है, तो मुझे जरदारी साहब के साथ रहना चाहिए, जो बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं हुकूमत। देखिए ये तो वक्त बताएगा कि कौन हुकूमत बनाएगा, कौन गिराएगा। मगर मैं समझता हूं कि अब सियासी तौर पे अगर इन्होंने कोई ऑप्शन चुननी थी तो किसी नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ जाते, और पीपल्स पार्टी का इस वक्त इंतखाब करके तो इन्होंने अपनी साख को भी मुतासिर किया है, अपनी इनकी क्रेडिबिलिटी भी मुतासिर हुई है, और मैं समझता हूं इन्होंने सियासी खुदकुशी की है। आने वाले वक्तों में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर मैं समझता हूं कि कोई सियासी दानिशमंदी नहीं है, इन्होंने एक लाशऊरी में फैसला किया है और बड़े एक अजीब तरीके से किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब मुस्लिम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, एक और अहम मामला है और इंतहाई अहम मामला है। खित्ते के हालात बदल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हालात बदल रहे हैं, तालिबान की पेशकदमी जारी है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ अफ़गानिस्तान के मामले पे, पाकिस्तान की इंतहाई अहमियत रही है इस सारे अफ़गान अमल में। इसके बावजूद और दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान को शिरकत की दावत नहीं दी गई, और उसकी रीज़न ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत है वो इन दिनों भारत के पास है। ये जवाज़ कितना वैलिड है, कितना इसको मान लिया जाए, और दूसरा हमारी जो सफारतकारी है क्या ये उसकी कामयाबी है या नाकामी है? इरशाद साहब, देखिए, दो चीज़ें हैं जिनको जहन में रखें। पहली बात तो यह है कि अफ़गान इशू पर अमेरिका हमसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अमेरिका और नेटो और यूरोप
अपने अवाम को, अपनी फ़ौज को मुतमईन करने के लिए कि हम शिकस्त खाकर क्यों भागे, 20 साल की हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारी जद्दोजहद और हमारी ताकत क्यों ज़ाय हुई, वो मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं और पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं कि ये बात आप समझ लें, मान लें कि जी आपकी वजह से हुआ। अब आप अगर हमें खुश रखना चाहते हैं तो तालिबान को मजबूर करें कि वो अशरफ गनी और ये जो मौजूदा सेटअप है उसके साथ शरीक इख्तियार हो जाएं ताकि हमारी फेस सेविंग हो जाए। तो ये सिर्फ हमें जो वहाँ नहीं बुलाया गया और हमें मौका नहीं दिया गया, ये सिर्फ इंडिया की शरारत नहीं है या चूँकि वो प्रेसिडेंट था 1 माह के लिए तो उसने नहीं किया, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका भी मौजूद होगा। लेकिन अमेरिका अब ये भी समझने लगा है या उसको समझ आ गई है कि अगर अफ़गानिस्तान का अमन मतलूब है तो फिर वो अशरफ गनी की मौजूदगी में नहीं हो सकता। जो बात तालिबान कह रहे थे कि अशरफ गनी बहुत बड़ी रुकावट है क़याम अमन में, अब अमेरिका भी निजी महफिलों में अमेरिकी जो बड़े लोग हैं, ओहदेदार हैं, वो कहना शुरू हो गए हैं, मानना शुरू हो गए हैं। तो ये पहली बात तो यह है कि अशरफ गनी का मुस्तकबिल अब बहुत ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा। बाकी सेटअप के साथ शायद तालिबान जो हैं वो बात भी कर लें और किसी नतीजे पर भी पहुँचें। एक बात। दूसरा ये है जो महसूस हो रहा है, मैं सुबह से इस्लामाबाद में हूँ और इधर उधर जो पता चला है वो ये है कि अगरचे हमारा मौक़िफ़ वही है जो अमेरिका का है और दुनिया का है कि बज़ोर ताकत कब्ज़ा काबुल पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फीलिंग आ रही है कि अगर तालिबान कब्ज़ा कर लेते हैं बज़ोर ताकत, अशरफ गनी की हिमाकतों की वजह से, नेशनल आर्मी की कमज़ोरी की वजह से और आवाम में कबूलियत की वजह से, तो मेरा ख़्याल है वो बात कि कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा, वो बात मेरा ख़्याल है दुरुस्त साबित ना हो और तालिबान की हुकूमत को इस बार तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि तालिबान ये यकीन दहानी करा रहे हैं पाकिस्तान को, रूस को, चीन को, अमेरिका को कि हमारी हुकूमत जो होगी उसमें उज़्बेक भी होंगे, उसमें ताजिक भी होंगे, उसमें तुर्कमान भी होंगे, उसमें हज़ारा भी होंगे और ये एक वसीउल बुनियाद हुकूमत होगी। ये दूसरा पहलू है। और एक ख़बर मैं आपको दे दूं कि जो दासू का हादसा हुआ था, वाक़या हुआ था जिसमें शहीद हुए हमारे लोग भी और चाइनीज़ भी जांबाज हुए, उसमें साबित हो गया है कि टीटीपी इन्वॉल्व थी। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट का कोई हाथ नहीं था, लेकिन टीटीपी के पीछे एनडीएस और एनडीएस के पीछे रा है, इंडिया है, और ये बात हम उनको बता रहे हैं। मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, शायद आजकल में उसका ऐलान भी हो जाए, और हम बता रहे हैं दुनिया को, अमेरिका को भी, अशरफ गनी हुकूमत को कि जनाब वाला शरारतें इंडिया कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अमन को दरहम बरहम इंडिया कर रहा है। तो ये मेरा ख़्याल है कि सूरत हाल ऐसी है अफ़गानिस्तान की कि हालात। इरशाद साहब एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किए इनकी क़यादत वहाँ चली गई, पाकिस्तान को आज भी टीटीपी पे रिजर्वेशंस हैं, क्या अफ़गान तालिबान के सामने भी ये बात रखी गई कि जो टीटीपी है इसको किसी न किसी हद तक स्क्वीज़ किया जाए या इसको समझाया जाए या इसको रोका जाए? क्या इस मामले पे भी कोई पेशरफ्त है? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक ये तो हकीकत है कि टीटीपी ने जब ज़ोर पकड़ा है तो वहाँ हुकूमत अशरफ गनी की थी या हामिद करज़ई की थी, वहाँ नेटो की फ़ौज थी या अमेरिका की फ़ौज थी, या फिर इन्फ्लुएंस जो था वो इंडिया का था। वो तालिबान के हुकूमत के दौर में ये टीटीपी वजूद में नहीं आई, एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को, टीटीए को ये बावर कराया है और दूसरे दोस्तों ने भी कि ये टीटीपी जो है वो उसको पीछे से भारत की मदद हासिल है, फंडिंग है, तो इसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये दुश्मनी पर मबनी इक़दाम होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक
अफ़गान तालिबान ने टीटीपी की क़यादत को कहा है कि अगर ये काम आपने दोबारा किया या पाकिस्तान में मुदाखलत की और या ये हरकतें की तो आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही।